नमस्कार, मैं डॉक्टर तरन्नुम बानो, हिंदी विभाग, महेंद्र महिला कॉलेज गोपालगंज में सहायक प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ, जो जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के अधीन है। आज ऑनलाइन कक्षा संचालन के अंतर्गत मैं बीए ऑनर्स हिंदी के पाठ्यक्रम हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से भक्तिकाल इस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ। भले ही ये पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष हिंदी ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए रखा गया है, किंतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष हिंदी ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए भी पृष्ठभूमि के रूप में इसे समझना आवश्यक है। साथ ही जो विद्यार्थी नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे भी इस वीडियो को अवश्य देखें। धन्यवाद। हिंदी साहित्य का इतिहास इस विषय के ऑनलाइन कक्षा संचालन की अध्ययन सामग्री को तैयार करने के लिए विशेष रूप से दो पुस्तकों का आधार लिया गया है। एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरा डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि किसी भी भाषा के साहित्य के इतिहास के अध्ययन की आवश्यकता क्यों होती है। साहित्य के इतिहास के अध्ययन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि साहित्य मानव सभ्यता और मानव के चिंतन मनन के क्रमिक विकास को जानने का साधन है। मानव जाति के ऐतिहासिक विकास को जानने और समझने के लिए इतिहासकार साहित्य का अध्ययन ग्रहण करता है। अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर चर्चा करेंगे। विभिन्न विद्वानों द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास किया गया, जिनमें से प्रमुख इतिहास ग्रंथ है। सबसे पहला नाम फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी का आता है, जिन्होंने इस्तवार द ला लिटरेच्यूर इंदोई हिंदुस्तानी नाम से फ्रांसीसी भाषा में सर्वप्रथम हिंदी का इतिहास लिखा। इस पुस्तक को दो भागों में प्रकाशित किया गया। प्रथम भाग 1839 ईस्वी में तथा दूसरा भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में किया गया। तत्पश्चात शिव सिंह सेंगर जी ने 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इसमें लगभग 1000 कवियों के जीवन एवं काव्य का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में लिखा गया। इसमें पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया गया। इसके बाद मिश्र बंधुओं का नाम आता है, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में लिखा। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ। लगभग 5000 कवियों का इसमें विवरण दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में किया। इसे सर्वप्रथम नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित किया गया। बाद में संशोधित करके हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इसे प्रकाशित किया गया। विद्वानों ने इसे सबसे अधिक प्रमाणिक ग्रंथ माना है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में अन्य विद्वानों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में लिखा गया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में तथा हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में लिखा। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास नाम से नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा 16 खंडों में प्रकाशित किया गया। इसमें कई लेखकों के सामूहिक प्रयास से यह वृहत ग्रंथ लिखा गया। अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन इस विषय पर चर्चा करेंगे। विभिन्न विद्वानों ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास किया, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया गया, उसे सबसे अधिक प्रमाणिक माना गया। उन्होंने अपने साहित्य ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया। आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल
चारण काल के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय उन्होंने विक्रम संवत 1050 से 1375 तक माना। पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल, स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है, इसका समय उन्होंने विक्रम संवत 1375 से 1700 माना। उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल, श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है, इसका समय विक्रम संवत 1700 से 1900 माना गया। आधुनिक काल, जिसे गद्य काल भी कहा जाता है, इसका समय विक्रम संवत 1900 से अब तक माना जाता है। विक्रम संवत में से 57 वर्ष घटाने से ईस्वी सन प्राप्त हो जाता है, अर्थात विक्रम संवत ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे का काल है। अब हम आदिकालीन राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम राजनीतिक परिस्थितियों की ओर देखेंगे। इस काल की राजनीतिक परिस्थिति वर्धन साम्राज्य के पतन से आरंभ होती है। अंतिम वर्धन सम्राट हर्षवर्धन के समय से ही उत्तरी भारत पर यवन आक्रमण आरंभ हो गए थे। हर्षवर्धन ने दृढ़ता से उनका सामना किया। हर्षवर्धन की मृत्यु ने भारत की संगठित सत्ता को खंड खंड हो जाने की सूचना दी तथा वे राजपूत राज्य सामने आए, जो निरंतर युद्धों की आग में जलते जलते अंततः विशाल इस्लाम साम्राज्य की नींव में समा गए। 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी ईस्वी तक के भारतीय इतिहास की राजनीतिक परिस्थिति हिंदू सत्ता के धीरे धीरे पतन होने तथा इस्लाम सत्ता की धीरे धीरे उदय होने की करुण कहानी है। युद्ध और आक्रमण का चारों ओर प्रभाव। आदिकाल के इस युद्ध प्रभावित जीवन में कहीं भी संतुलन नहीं था। जनता पर विदेशी आक्रमणों के साथ साथ युद्धकामी देशी राजाओं के अत्याचारों का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। अतः इस काल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभावों की मनस्थितियों का प्रतिफलन है। राजनीतिक परिस्थिति का साहित्य पर प्रभाव। आदिकाल के राजनीतिक परिस्थिति की एक विचित्र दिन यह है कि कोई भी एक प्रवृत्ति साहित्य में प्रधान न हो सकी। अराजकता, गृहकलह, विद्रोह, आक्रमण और युद्ध के वातावरण में यदि एक कवि आध्यात्मिक जीवन की बातें करता, तो दूसरा मरते मरते भी जीवन का रस भोग लेना चाहता था। तो तीसरा एक ऐसा भी कवि था जो तलवार के गीत गाकर गौरव के साथ जीना चाहता था। अब हम धार्मिक परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। आदिकाल में जनता में जैन मत और शैव मत का सम्मान था, परंतु दोनों में परस्पर टकराहट थी। राजपूतों पर शैव मत का अधिक प्रभाव था। बौद्ध धर्म रूप बदलकर अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के मंत्र, तंत्र, जादू टोने, ध्यान धारणा आदि का निम्न स्तर पर अधिक प्रभाव था। मनुष्यों में आत्मविश्वास की कमी, धार्मिक स्थानों की दुर्दशा, व्याभिचार, आडंबर, अर्थलोभ आदि ने बौद्ध व्यवहारों के साथ साथ हिंदू मंदिरों को भी ग्रस्त कर लिया। पुजारी महंत धर्म के सच्चे स्वरूप से अपरिचित थे। धार्मिक अशांति के इस काल में बाहरी धर्म इस्लाम का प्रवेश होने लगा। कवियों ने इसी मानसिक स्थिति के अनुरूप खंडन, मंडन, हठ योग, वीरता, श्रृंगार साहित्य को इस काल में लिखा। अब हम आदिकालीन सामाजिक परिस्थिति पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का सामाजिक परिस्थितियों पर गहरा प्रभाव पड़ने लगा। जनता शासन तथा धर्म दोनों से निराश्रित थी। युद्ध के समय जनता को बुरी तरह से पीसा जाता था। जाति पाति के बंधन कड़े थे। उच्च वर्ण के लोग मानो भोग के लिए तथा निर्धन वर्ण के लोग श्रम के लिए पैदा हुए। नारी भोग्या मात्र, क्रय विक्रय अपहरण की वस्तु थी। शिक्षा पर सामान्य जनता और नारी का कोई अधिकार नहीं था। समाज में चारों तरफ अनेक प्रकार के अंधविश्वास प्रचलित थे।
आदिकालीन हिंदी साहित्य की कुछ प्रमुख रचनाओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला नाम पृथ्वीराज रासो का लिया जाता है। यह आदिकाल की एक श्रेष्ठ रचना है जिसे चंदवरदाई द्वारा लिखा गया। चंदवरदाई दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान के सामंत और राजकवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। इसके 4 संस्करण प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज चौहान के जीवन से संबंधित अनेक घटनाओं जैसे युद्ध, प्रेम, नायिका रूप सौंदर्य आदि का इसमें चित्रण किया गया है। इस काव्य में 2 प्रमुख रस का वर्णन है, श्रृंगार और वीर रस। इसे पिंगल शैली में लिखा गया है तथा इसमें 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। बीसलदेव रासो यह एक गेय काव्य है जिसे नरपति नाल द्वारा 1155 ईस्वी में लिखा गया। इसके रूप में परिवर्तन होता रहा है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा राज्य बिसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा प्रस्तुत की गई है। यह काव्य नारी गरिमा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य है। प्रकृति का इसमें रमणीय चित्रण किया गया है। खुमान रासो 9वीं शताब्दी में दलपत विजय द्वारा इसकी रचना की गई। राजाओं के युद्ध और विवाह का वर्णन, शत ऋतु वर्णन आदि का इसमें चित्रण किया गया है। परमाल रासो जगनिक भाट द्वारा 1230 में रचित यह एक लोकगेय काव्य है। मूल रूप इसका उत्तर प्रदेश में प्रचलित आलाखंड काव्य से माना जाता है। इसमें आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है। हम्मीर रासो यह एक वीरगाथा काव्य है जिसकी रचना शारंगधर ने की है। ढोला मारू रा दूहा 11वीं शताब्दी में रचित यह एक लोक भाषा काव्य है। पश्चिमी हिंदी प्रदेश राजस्थान में यह अत्यंत प्रचलित है। इसका मूल रूप दोहों में मिलता है। इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाइयां जोड़कर विस्तार किया। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवानी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। यह लोक प्रसिद्ध प्रेम गाथा आदिकालीन श्रृंगार काव्य परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। नारी हृदय का अत्यंत मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है। आमिर खुसरो की पहेलियां एवं मुकरियां। खुसरो का जन्म 1255 के आसपास हुआ। वे बड़े विनोदी एवं सहृदय व्यक्ति थे। फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार थे। जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना करने वालों में खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियां और मुकरियां लिखी। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले वे पहले कवि थे। उनके द्वारा रचे गए ग्रंथों की संख्या लगभग 100 बताई जाती है, किंतु उनमें से केवल 20-21 ही उपलब्ध है। उनकी प्रमुख रचनाओं में खालिकबारी, पहेलियां, मुकरियां, 2 सुखने, गजल आदि प्रसिद्ध है। विद्यापति जी की कीर्तिलता, कीर्ति पताका तथा पदावली इस काल में लिखी गई। कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका काव्य में विद्यापति जी ने अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता की प्रशंसा की है। इन ग्रंथों के आधार पर आदिकालीन हिंदी साहित्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार उभरकर दिखाई देती है। आदिकालीन हिंदी साहित्य में विशेष रूप से युद्ध एवं आक्रमण का वर्णन, राजाओं की वीरता का वर्णन, प्रेम चित्रण, नारी चित्रण, प्रकृति चित्रण, लौकिक साहित्य, भक्ति साहित्य, हास्य व्यंग्य की रचनाएं आदि विशेषताएं देखने को मिलती है। मैंने आज के ऑनलाइन कक्षा संचालन में हिंदी साहित्य के आदिकाल पर विस्तार से चर्चा किया। मेरे अगले ऑनलाइन कक्षा संचालन में मैं हिंदी साहित्य के भक्ति काल पर चर्चा करूंगी। धन्यवाद।